नमस्कार। और आज आज का जो हमने वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ये वीडियो है मेरा आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस आज आज मेरी यानी प्रेजेंटेशन मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली आपको बताना कि हार्डवेयर असेंबल कैसे करते हैं, विंडोज़ इंस्टॉल कैसे करते हैं, लिनक्स इंस्टॉल कैसे करते हैं, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कैसे करते हैं, सिस्टम में कोई इशू अगर आ रहा है तो उसको ट्रबल शूट क्यों कैसे करते हैं। अब इन सब में मेरी एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि हम बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कैसे करें, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे प्रोफेशनल कैमरास नहीं है। ये तो मैं अपना डेस्कटॉप रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। आगे बस यही उलझन है कि आगे का काम कैसे करें, हम कैसे बहुत अच्छे से स्टूडियो में हम हार्डवेयर रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि भाई कैसे हमने सिस्टम असेंबल किया, तो ये करना चाहते हैं। तो ये मेरी एक प्रॉब्लम है। आपके पास अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में दीजिएगा। बाकी नहीं तो फिर हम कुछ ना कुछ देसी जुगाड़ निकाल ही लेंगे। वीडियो लेकिन ज़रूर बनाऊँगा ताकि सब लोग सीखें इसको। और ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई सारे लेक्चर्स अटेंड करे, बट जब भी आपके पास समय है आप देखें, क्योंकि वो जो लेक्चर है वो फॉर श्योर कहीं ना कहीं आपके काम में ज़रूर आने वाला है अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो। इसलिए देखा ज़रूर करें। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, अब बहुत सारे हैं। मेजरली अगर अपन की बात करें तो कैमरा है, आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें मेजरली तो स्पीकर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइसेस हो रहे हैं। मॉनिटर है, मॉनिटर सबसे इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। भाई मैं अभी आप लोगों से मैं जो भी प्रोसेस कर रहा हूँ, मैंने जो भी काम किया, मैं प्रिंट वर्ड में एक लेटर लिख रहा हूँ, तो मैं जो भी लिख रहा हूँ मैंने इनपुट दिया कीबोर्ड से, आउटपुट दिख कहाँ रहा है, मॉनिटर पे दिख रहा है, तो दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। मैंने गाना प्ले किया डबल क्लिक करके, कोई ऑडियो प्ले हो गया abc.mp3, तो abc प्ले कहाँ हो रहा है, स्पीकर पे प्ले हो रहा है। सो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर अपन ने यहाँ से एक लेटर लिखा, वही अपन ने प्रिंट कर दिया तो प्रिंटर पे प्रिंट आ गया, तो वो आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जहाँ पे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं हमारे। ओके, तो अब इन्हीं स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले डिवाइसेस है। तो डिस्प्ले डिवाइसेस, डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, ये सब अब इतिहास की बातें हो गई, अब देखने को मिलता भी नहीं है। जैसे ये डम टर्मिनल किसको बोलते हैं, मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ। ये ऐसे सिस्टम्स होते थे जिनके अंदर मेमोरी नहीं होती, जिनके अंदर जिनके अंदर हार्ड डिस्क नहीं होती थी। तो हार्ड डिस्क नहीं हुए तो अब चलेगा कैसे, तो ये रिमोटली ही चला करता था। एक सर्वर होता था आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो सर्वर इससे कनेक्ट होता था और वो चलता था। तो ये रेलवे यूज़ करती थी, रेलवे रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। तो डम टर्मिनल है। फिर स्मार्ट टर्मिनल उसका अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें सब कुछ है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल वो है जो हम अभी यूज़ करते हैं। तो ये सब टर्मिनल से अभी ये सब इतिहास है। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, मॉनिटर है। हम मॉनिटर की बात करते हैं। ये जो अगला टाइप्स ऑफ डिस्प्ले अडेप्टर्स लिखा हुआ है मैंने, ये भी सब इतिहास की बातें हो गई हैं। पहले जो ब्लैक एंड वाइट आते थे उसमें एमसी और ईजीए, उसमें एमसीए, ईजीए, सीजीए, वीजीए, एसवीजीए, ये सब होते थे। तो वीजीए से कलर मॉनिटर हमारे पास आने लगा था प्रॉपर। ये जो कलर ग्राफिक अडेप्टर दिख रहा है ना, ये भी ट्रू कलर नहीं था। सो वीजीए से हमारे पास कलर मॉनिटर्स आने लगे थे। ये एसवीजीए वो मॉनिटर्स है जो हम अभी यूज़ करते हैं, बट अभी डिवाइसेस बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अभी हम एलईडी और एलसीडी टाइप के डिवाइसेस में काम करते हैं। सो एलईडी और एलसीडी, और पहले क्या चला करता था, सीआरटी। तो सीआरटी इस कैथोड रे ट्यूब कैसी होती थी, वो बड़ा सा एक मॉनिटर होता था। आप देखते थे पहले पुराने टाइम पे जो टीवी होते थे वो ऐसे ही मॉनिटर होता था, उनके पीछे कैथोड रे ट्यूब क्यों बोलते थे कि वो वहाँ पे एक कैथोड रे की ट्यूब होती थी और वो प्रोजेक्शन का काम करती थी। तो वो इधर से उसका लैंप गर्म होता था। आप देखते हैं टीवी जैसे ही पहले चालू करते तो धीरे 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 बहुत क्लियर पिक्चर आता था। क्यों? क्योंकि पीछे उसमें एक प्रोजेक्शन लैंप लगा हुआ है। वो लैंप हीट अप होकर कलर फॉर्म करता था। तो उसको एक एरिया चाहिए, से उसको एक 1.5 फीट की जगह चाहिए प्रॉपर प्रोजेक्शन के लिए। आप देखेंगे कि आपकी टीवी जितनी बड़ी होगी, जैसे घर में किसी ने कहा हमारे पास 21 इंच की टीवी, किसी ने कहा हमारे पास 32 इंच की टीवी है, तो जितनी बड़ी टीवी होती थी पहले उतना ही वो पीछे से भी बड़ी होती थी। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन के लिए वो धीरे धीरे और पीछे होता जाएगा। जो प्रोजेक्शन लैंप है उसके अंदर इंटरनल कैथोड रे ट्यूब वाला इंटरनल लैंप होता था, वो प्रोजेक्ट करता था, तो पूरी स्क्रीन पे एक इमेज फॉर्म होती थी।
तो ये CRT मॉनिटर सब थे पहले, जो CGA और EGA जो मैंने लिखे हुए हैं ये सब पहले ब्लैक एंड वाइट में आते थे, फिर ये कलर में आने लग गए, फिर अभी सिस्टम ख़त्म हो गया, नाउ वी हैव LED। पहले LED आया करता था, अभी पहले LCD आता था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और अभी LED आता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो अभी हमारी स्क्रीन का जो डिस्प्ले आप देखते हैं, कहीं पे भी देखेंगे डिस्प्ले, तो वहाँ पे आपको बारीक बारीक से पिक्सल दिखते हैं। सो वो जो पिक्सल्स हैं वो वहाँ पे एक लाइट आती है, वो एक कलर फॉर्म करती है, और वो उससे हमें एक इमेज दिखती है। तो पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स एक आप कभी मॉनिटर को या मोबाइल को बंद करके देखेंगे तो उसके ऊपर आपको बारीक बारीक लाइन से डॉट्स दिखेंगे। सो उनको हम पिक्सल बोलते हैं। तो इमेज में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे इमेज उतनी क्लियर दिखेगी। अच्छा, यहाँ पिक्सल में अपन मेगा पिक्सल की बात कर लें तो मेगा पिक्सल अपने कैमरे में नहीं आ रहा अभी। तो इमेज कैमरा कितने मेगा पिक्सल का है? कैमरा कितने मेगा पिक्सल का मतलब कि मान लो किसी ने कहा कि मेरा 8 मेगा पिक्सल का है, 8 मेगा पिक्सल यानी कि 8000 मेगा पिक्सल्स तक वो इमेज आप उसको बड़ा कर सकते हो। उसके बाद वो इमेज जो है ब्लर होने लगेगी। मतलब मेरे को एक इमेज है, इमेज देखना है, मेरे को इमेज मोबाइल पे देखना है, तो इसके लिए बहुत ही छोटा रेजोल्यूशन की इमेज चाहिए, कम पिक्सल्स की चाहिए। उसी इमेज को अगर मेरे को होर्डिंग पे देखना है तो बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा मेगा पिक्सल की इमेज चाहिए, तब जाके होर्डिंग पे हमारा एक शेप फॉर्म होगा। तो इमेजेस हैं अभी लेकिन जो होर्डिंग वाली इमेज है उसको आप मोबाइल पे देखोगे, दिखेगी, बहुत क्लियर दिखेगी, बट उसका साइज़ ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ते जा रहे हैं ना। नहीं तो आप जैसे इमेज को जूम करते जाओगे वो आपको ऐसा लगा, अपन बोलते हैं ना देसी भाषा में कि इमेज यार फट रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, ब्लर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें पिक्सल कम है। अभी वो एक ही पिक्सल स्ट्रेच हो रहा है। अगर ज़्यादा पिक्सल होंगे तो क्या अलग अलग पिक्सल हैं, अलग अलग कलर दिखेंगे आपको, तो आपको लगता है वाह क्या नेचुरल इमेज है। तो वो पिक्सल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, अच्छा उसके बाद आजकल फ़ोन की मार्केटिंग चल रही है, हमारे फ़ोन में इतने मेगापिक्सल, इतने मेगापिक्सल। करना क्या है आपको देखना इमेज या तो मोबाइल पे है या हाथ से लैपटॉप पे या टीवी पे। आपको ऐसा तो करना नहीं है कि उस इमेज को लेके आपको होर्डिंग पे प्रिंट करके लगाना है कभी, तो आपको बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए। तो वो सब एक ट्रैप है, उसमें मत फंसिएगा। आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि आपको कितने मेगापिक्सल का कैमरा या मॉनिटर या जो भी डिवाइस लेना हो आपको, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ओके, सो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। एक रेजोल्यूशन पिक्सल्स जिनकी मैंने आपसे बात की, दूसरी मेमोरी। तो आप ध्यान देंगे कि अभी अगर आपको एक अच्छा मॉनिटर लेना, एक अच्छा सिस्टम लेना होता है तो उसमें ग्राफिक कार्ड अलग से आता है। तो ग्राफिक कार्ड के अंदर क्या है? सिर्फ वीडियो प्रोसेसिंग के लिए एक CPU है, वीडियो प्रोसेसिंग के लिए रैम है। तो वो आपके ग्राफिक्स को और फास्टर रेट पे प्रोसेस करता है। डेडिकेटेड यूनिट है वो ग्राफिक प्रोसेसिंग का, तो वो फास्टर होगा। तो ग्राफिक में हमें रैम भी लगती है। अब रैम, चूँकि पहले सिस्टम में पता ऐसा होता था आज से बहुत पहले कि आपने सिस्टम में रैम लगाई 512 MB रैम। आज कब लगती थी? आज से 10 साल 20-15 साल पहले। तो आपने जब 512 MB रैम लगाई तो उसमें से 32 MB आपने ग्राफिक्स को दे दी। अब जब आप अपने सिस्टम में रैम चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इसमें तो 512 - 32 MB इतनी रैम है। तो आप बोलो रैम कम है, रैम कम नहीं है, रैम आपके ग्राफिक ने शेयर कर रखी है। तो पहले कैसा होता था कि आपकी इसी रैम से डेटा शेयर हो जाता था। अभी क्या होता है? अभी डेडिकेटेड ग्राफिक एडेप्टर आते हैं, उनके अंदर अपनी रैम होती है, उनके अंदर अपना CPU होता है। अगर आपको हैवी गेमिंग करना है या हैवी ऑडियो और वीडियो प्रोसेसिंग का काम करना है तो आपको इस टाइप का एडेप्टर वाला सिस्टम लेना होगा। ओके, सो मॉनिटर मैंने आपसे डिस्कस कर रहा था कि देखिए इसमें तो मैंने लिखा ही नहीं कि LED भी हमारे पास मॉनिटर होता है। LED जिस टाइम प्रेजेंटेशन LED नहीं होते थे, सो कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये दोनों होते थे। LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर में एक डिफरेंस में आप कभी महसूस कर पाएंगे। अगर आप ऐसे साइड एंगल से देखेंगे किसी मॉनिटर को तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, कम होता जाएगा, तो वो LCD मॉनिटर है। LED आप किसी भी एंगल से देखेंगे आपको वो वैसे ही दिखेगा, क्योंकि उसमें एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको लाइट वैसे आपके सामने तरफ आ रही है तो हल्का सा भी आप साइड होते हैं तो दिखना बंद हो जाता है। ओके, तो इससे आप समझ सकते हैं कि LCD LED में आपको पिक्सल्स अलग ही दिखेंगे, LED में बहुत बारीक होते हैं वो। ओके,
डॉक्यूमेंट इमेजिंग, अब हम ऑलरेडी स्कैनर्स की बात कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, जहाँ पे स्कैनर्स हैं हमारे पास। स्कैनर बड़े बड़े ऑफिस ऑटोमेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। भाई आपके कोई इंपॉर्टेंट पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप उनको स्कैनर के थ्रू स्कैन करके गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रख सकते हैं। अब ये डेटा आपका, जब तक आप हैं, जब तक आपका फ़ोन है, जब तक आपका गूगल अकाउंट है, तब तक ये डेटा सेव हो गया। तो आप इसको गूगल ड्राइव के ऊपर अपना हमेशा ऑटो बैकअप ज़रूर ऑन करके रखें, ताकि आपने जो भी फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं वो सारे के सारे फ़ोटोग्राफ्स ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पे बैकअप होते जाएं। अब कुछ लोग होते हैं उनका 15 GB स्पेस भर जाता है, तो या तो आप गूगल से उस इमेज को स्पेस को परचेज़ कर लीजिए कि भाई आपको अभी 100 GB स्पेस चाहिए, तो गूगल प्रोबेबली इसके लिए 1300 रुपीज़ चार्ज करता है और आपको 100 GB स्पेस दे देगा। 1300 रुपीज़ ईयरली चार्ज करता है प्रोबेबली, तो वो आपको 100 GB स्पेस दे देगा। अभी वो भी तरीका है, फ्री में जुगाड़ ये है हिंदुस्तान में कि आप एक नया गूगल अकाउंट बना लो, तो और उसी फ़ोन में आप दोनों अकाउंट को सिंक कर दो, तो पुराने अकाउंट पे भी आपकी ईमेल आएंगी जाएंगी, लेकिन जो आपकी इमेजेस सिंक होंगी ये अब आपका जो नया अकाउंट बना है इस पर सिंक हो जाएंगी बस। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराने का पासवर्ड भूल जाओ, नहीं तो आपने जो इमेज सेव करके रखी, बैकअप करके रखी, उसको एक्सेस कैसे करोगे? वो तो डेटा सारा अकाउंट में, आप अकाउंट का पासवर्ड भूल गए, आपका डेटा गया, ख़त्म। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे आपको स्टोरेज मैनेज करना है। ओके, तो हम बात कर रहे थे ऑफिस ऑटोमेशन की, तो स्कैनर से हम कर सकते हैं। पेपरलेस ऑफिस बनाना है तो पेपरलेस ऑफिस एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। हमने कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को बना के दिया हुआ है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम ऑफिस ऑटोमेशन का काम करते हैं। तो 100% ऑनलाइन, जैसे ही कहीं से उनके पास कोई डाक पार्सल रिसीव हुआ, वहाँ पे गेट पे ही उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया और वो वहीं से फ्लो होकर ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंट पर प्रोसेसिंग चल रही है। सो इससे जो रेड टेपिज्म है वो ख़त्म होता है, डॉक्यूमेंट्स आपके कहीं पे फाइल दबी हुई पड़ी हुई है वो सब खत्म होता है, प्लस इतने इतने मोटे मोटे जो पेपर के बंडल हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाता है। आप पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें कहीं पे भी भेज सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जब चाहिए कि नहीं भाई मेरे को तो हार्ड ही चाहिए, तो आप प्रिंट करके भी निकाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में स्कैनर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर करके रखता जाता है, फिर आपको प्रिंट करना है, आपको मेल करना, जो भी करना वो कर सकते हैं। ओके, प्रिंटर से हमारे पास, तो प्रिंटर बहुत सारे टाइप के प्रिंटर हैं हमारे पास। प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, मेजर कैटेगरी इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या है कि जब हम प्रिंटिंग कर रहे हों तो पेपर पे वो एक इम्पैक्ट डालते हैं, पेपर पे इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि आप अगर मेरी अगली स्लाइड में देखेंगे तो देखिए ये ऐसे हैमर्स होते हैं, इसको हम हेड बोलते हैं, और ये जब पेपर पर प्रिंट करते हैं तो उस जगह पे एक डॉट मार के आ जाते हैं, कलरफुल डॉट, लेकिन वो एक इम्पैक्ट छोड़ा है उन्होंने पेपर पे, तब जाके वो प्रिंटिंग उभर के आई है, तब जाके प्रिंटिंग उभर के आई है। तो आपको अगर ध्यान हो तो आपने कहीं पुराने प्रिंटर देखे होंगे, तो वहाँ पे वो आवाज़ चैं 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 करके प्रिंट करते रहते, खड़खड़ खड़खड़, और प्रिंटिंग भी जैसी प्रिंटिंग चल रही है तर 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 ऐसी आवाज़ आती रहेगी। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर हेड है जो कि बहुत फास्ट स्पीड पे हैमरिंग कर रहा है, हैमरिंग पेपर पे, और वो इम्पैक्ट छोड़ रहा है, उसकी वजह से पेपर पे प्रिंटिंग हो रही है। तो ऐसे जो प्रिंटर्स हैं इम्पैक्ट वाले प्रिंटर, वो हमारे उनकी कैटेगरी कर लेके उनको हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत ही सस्ती प्रिंटिंग करते हैं। अगर आपके पास कोई बल्क प्रिंटिंग का काम है या आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके रखना होता है, तो डॉट मैट्रिक्स से सस्ता कुछ होता ही नहीं है। उसमें रिबन डलता है, रिबन आता होगा 20-30 रुपये का, उसको आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के हेड पे लगा दें और वो रिबन को यूज़ करके पेपर पे इम्पैक्ट छोड़ता जाता है, पेपर पर प्रिंटिंग हो जाती है। तो आपका जो रेलवे का टिकट है, आप रेलवे रिजर्वेशन करके आएंगे तो देखेंगे तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल वो पेपर पे इम्पैक्ट करके प्रिंट करता है। और दूसरी कैटेगरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं? जो पेपर को के ऊपर सिर्फ इंक छोड़ रहे हैं, इंक छोड़ रहे हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर है। सो लेज़र में प्रिंटर में एक ड्रम होता है, वो ड्रम हीटअप होता है, हीटअप होकर एक इमेज फॉर्म करता है और वो आपके पेपर पे प्रिंट होती जाती है। तो उसने इमेज फॉर्म की, उस इमेज के ऊपर टोनर मतलब जो आपका ब्लैक कलर का पाउडर है वो पेस्ट हुआ, और वो पेस्ट करके उसने ड्रम से घूम के उसने आपके पेपर पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अभी इम्पैक्ट नहीं है सीधा है, जैसा इसमें हो रहा था, हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हो रहा था। ओके, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर
बहुत सारे हैं। अभी एक नई कैटेगरी है कॉल्ड थर्मल प्रिंटर। सो थर्मल प्रिंटर पेपर को हीट करके उस जगह पे प्रिंट किया जाता है। जैसे आप बैंक गए, एटीएम से आपको स्लिप निकली तो वहाँ थर्मल प्रिंटर यूज़ हो रहा है। आप देखेंगे कि वो जो स्लिप है वो फट से ब्लैक एंड वाइट में ही दिखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, और कुछ दिनों बाद वो लुप्त हो जाता है। जो भी आपने एटीएम स्लिप पे, किसी कॉलेज का बिल पे, सॉरी कॉलेज का बिल बोल रहा हूँ, किसी होटल के बिल पे आपने देखा होगा, तो वहाँ जो काउंटर वाला जो प्रिंटर होता है वो थर्मल होता है बेसिकली। तो आपके पेपर को हीट करता है, जैसे ही हीट होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब आप समझिए प्रोसेस कितना फास्ट होता है। लेकिन परेशानी क्या है कि आपको वो जो पेपर मिला है थर्मल प्रिंटर का आउटपुट, वो कुछ दिन में गायब हो जाएगा, उड़ जाता है। सो बेहतर है अगर आप उसको हमेशा के लिए संभाल के रखना चाहते हैं तो उसकी जाके प्रिंट करा, फोटो कॉपी करा ले। सो फोटो कॉपी जो मशीन है वो यूज़ करती है लेज़र टेक्निक प्रिंट करने के लिए। सो लेज़र प्रिंटिंग से डेटा कभी जा नहीं रहा, कहीं पे फिक्स है वो। मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं कि लेज़र प्रिंट किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट उससे इंक उड़ गई हो। मेरे को देखते देखते मतलब 25 साल तो हो गए लेज़र प्रिंटर के आउटपुट को, तो कहीं जाता नहीं है। और वो सबसे बढ़िया प्रिंटर अगर अभी आप मेरे से पूछेंगे तो लेज़र प्रिंटर ही है। बट लेज़र प्रिंटर की समस्या ये है कि लेज़र प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट में अवेलेबल है, 6-7-8 हज़ार रुपये की रेंज में अवेलेबल है। तो वो ब्लैक एंड वाइट में है। अगर जैसे बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट बनाने हैं तो आपको फिर कलर प्रिंटर लेना होगा। कलर प्रिंटर, क्योंकि स्कूल के प्रोजेक्ट तो एकदम कलरफुल चाहिए, तब आपको कलर प्रिंटर की ज़रूरत है जिसको हम बोलते हैं इंकजेट। तो इंकजेट प्रिंटर में क्या है कि वहाँ पे छोटी छोटी कार्ट्रिजेस लगती हैं, छोटी कार्ट्रिजेस। सो कार्ट्रिजेस, 2 कार्ट्रिज है, एक ब्लैक की कार्ट्रिज है और एक CMYK की कार्ट्रिज है। CMYK मतलब जिन 4 कलर से मिला के हमारा कलर बनता है, तो ब्लैक और CMYK। ओके, अभी क्या किया है, क्योंकि ब्लैक हमने इधर से अलग से रख लिया है तो वहाँ पे हो सकता है हम RGB कार्ट्रिज भी लगा दें। 2 स्टैंडर्ड्स इसमें, CMYK एंड RGB। इसको कभी आपको समय मिले तो आप उसको गूगल करिएगा। CMYK से भी हम कलर फॉर्म कर रहे हैं, RGB से भी हम कलर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो रेड, ग्रीन और ब्लू, इनसे भी हम कलर फॉर्म कर रहे हैं। CMYK सियान, मजेंटा, येलो, के इज़ ब्लैक। ओके, तो इनसे भी हम कलर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब आप जब देखेंगे तो ये कार्ट्रिजेस आती हैं। अब इन कार्ट्रिजेस की समस्या ये है कि अगर आपने 6 दिन तक प्रिंट नहीं किया तो कार्ट्रिज सूख जाएगी। अब आप के लिए वो कार्ट्रिज बेकार हो जाएगी। आपको नया कार्ट्रिज ही परचेज़ करना पड़ेगा जो 1500-1800 रुपये का आएगा, या अब कोई सस्ता ब्रांड भी आता होगा तो 1000 रुपये तक भी शायद मिल जाएगा। लेकिन ये समस्या है। अच्छा, ओरिजिनल कार्ट्रिज जो प्रिंटर के साथ पहली बार आई है वो तो आप 2-2 महीने रखे रहो, वो नहीं सूखती। लेकिन उस कार्ट्रिज को हम मार्केट में जाके 100-150 रुपये में रीफ़िल करा लेते हैं। सो रीफ़िल कराने में जो इंक डलती है वो इंक उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो आपको कंपनी से भर के आई है। जो जिस भी कंपनी का, मेरे को किसी कंपनी के ब्रांड का नाम लेके क्या करना है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ऑफिस में कैनन का प्रिंटर यूज़ करते हैं, बड़ा अच्छा आउटपुट है, सस्ता भी पड़ता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ओके, तो अब क्या है कि इसके अंदर आपको इंक ओरिजिनल लेके आनी होती है, नहीं तो कार्ट्रिज सूख जाएगी। अब ये प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया इंक टैंक प्रिंटर्स। तो साइड में एक इंक टैंक लगा रहता है, आप खुद ही उसमें कलर डाल सकते हो, प्रिंट कर दो। लेकिन वहाँ पे भी अगर आपने बहुत दिन तक प्रिंट नहीं किया तो कार्ट्रिज सूख जाएगी। तो अगर आपके पास रेगुलर प्रिंटिंग का काम है तो आप इंकजेट प्रिंटर परचेज़ करें। बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनाने, कलरफुल बनाने तो करें। और रेयरली आप पास प्रिंटिंग आता है और ज़्यादा प्रिंटिंग आती है लेकिन ब्लैक एंड वाइट की प्रिंटिंग आती है तो आप लेज़र प्रिंटर परचेज़ करें। सो लेज़र में भी बहुत सारे टाइप के प्रिंटर आ रहे हैं अभी। मल्टी फंक्शन MFP प्रिंटर, MFP बोलते हैं हम इसको। MFP से मतलब है मल्टी फंक्शन प्रिंटर। तो इसमें अपन ऊपर पेपर रख देंगे, वो स्कैन होकर नीचे प्रिंट हो जाएगा। तो वो छोटा सा प्रिंटर हमारा अभी कॉपियर मशीन का काम भी करेगा। ओके, अगर आप कलर लेज़र पे जाएंगे तो ये बहुत कॉस्टली मशीन है। मेरे को लगता है कि 2-2.25 लाख का कलर लेज़र प्रिंटर आता होगा एक अच्छा, तो वो बहुत कॉस्टली अफेयर है। वहीं पे कलर इंकजेट प्रिंटर आपको 6,000 क्या 4,000 रुपये में आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो अच्छे प्रिंटर से, ढेर सारे प्रिंटर से छोटी प्रिंटिंग के लिए परफेक्ट। और इंकजेट प्रिंटर में स्कैनर भी होता है तो आप स्कैन करके उनसे कलरफुल प्रिंट भी निकाल सकते हैं। बट पॉइंट मेरा याद रखिएगा, 6 दिन नहीं यूज़ किया, कार्ट्रिज ख़राब। ओके, आगे बढ़ते हैं पेपर। ओके, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास जो है अपन ने डिस्कस किया कि इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर हुआ, लेज़र प्रिंटर हुआ, ये प्लॉटर है। प्लॉटर भी अपन 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। सो प्लॉटर जो है
ये यूज़ करते हैं आर्किटेक्ट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब आपको बड़ी इमेजेस प्रिंट करनी हो, जैसे नगर निगम के नक्शे प्रिंट करने हैं, किसी मकान का नक्शा प्रिंट होकर के बड़े से पेज पे आया, तो उसको हम बोलते हैं प्लॉटर। और प्लॉटर को ही एक्सपैंड करके अभी हमारे पास एक मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन। तो फ्लेक्स भी प्रिंट हो रहा है और ये कलर प्रिंटिंग हो रही है, और इसको और पानी डालो कुछ भी डालो ये बिल्कुल क्लियर नहीं होती है। तो इसमें भी इंक है, सब कुछ टेक्निक यूज़ की गई है। मूथो करके कंपनी है जो कि बड़े अच्छे फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन बनाती है। तो ये प्लॉटर हैं, जो बड़े प्रिंटर्स हैं उन्हीं को हम प्लॉटर बोलते हैं। किसी आर्किटेक्ट को प्रिंटिंग करनी हो तो उसको प्लॉटर लेना पड़ेगा और वो नक्शे प्रिंट करके सबमिट करा करेगा, क्योंकि नक्शे छोटे छोटे नहीं हो सकते, दिखना चाहिए कि भाई कितना स्पेस है, कितनी गली है, क्या है, तो इसलिए वो लोग प्लॉटर यूज़ करते हैं। तो प्लॉटर बड़ा सा प्रिंटर है और इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑडियो आउटपुट से मेरा मतलब है कि जो हमारा स्पीकर है वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। अब आउटपुट को प्ले करने के लिए सिस्टम में पहले हमें साउंड कार्ड भी लगाना पड़ता है। जैसा आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको एक दिन मदरबोर्ड का डायग्राम जो दिखाया था उसमें देखिए ये PCI इंटरफेस है साउंड कार्ड का, और ये मेरे मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें बहुत सारी पिन्स हैं और इन पिन्स के थ्रू हम यहाँ पे माइक है, स्पीकर है, तो स्पीकर का लेफ़्ट वाला, स्पीकर का राइट वाला, ये सब हम यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं और ये जाके हमारे स्पीकर से कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम जो भी हमारा गाना है वो प्ले हो जाएगा। तो ये स्पीकर हमारा एक ऑडियो हो गया। अब इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई, अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे। आगे अब हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपको मेरे से एक काम है, आप मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है जहाँ पे मैं आपको कुछ आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। ये हमारा फेसबुक का पेज भी मैंने इसी पे दिया हुआ है। तो प्रेजेंटेशन तो इस तरह से मैंने ख़त्म कर दी है। ओके, अब चालू होता है प्रैक्टिकल पार्ट। तो अब हम कोशिश करेंगे, अब थोड़ा सा हमें वीडियो में जितनी जल्दी भी यहाँ बना रहा तो शायद समय लग जाए, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिकल एक सेटअप करना होगा। उस सेटअप में हम आपको सिखाएंगे, मेरे साथ ही कुछ फैकल्टीज़ होंगे, मैं उनको भी इन्वॉल्व करूँगा, वो भी लेक्चर्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और फिर हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकली डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे। आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग में और क्या सीखना है ये भी आप मेरे को कमेंट में व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो पे। तो मैं फॉर श्योर अपने अगले वीडियोस में उन चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।